इस वीडियो में आपको क्लास 10th की समाजी विज्ञान का जो 26 फरवरी के दिन वार्षिक पेपर है उस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ आपका रियल पेपर है तो इस तरह इसमें निर्देश दिए रहेंगे। निर्देश के नीचे आपका रहेगा सही विकल्प जो कि 6 अंक का रहेगा। सबसे पहले आप प्रश्न देखिए, उसके बाद में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। जी हाँ, एक भी अंक, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये 11वां प्रश्न है, 14वां और 17वां, इस तरह से 18, 19, 20, 21, 22 और इसी तरह ये 23 प्रश्न आपके टोटल रहेंगे। इसी तरह आपको YouTube पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कोई रियल पेपर नहीं है। देखिए यहाँ इस तरह से लोग सभी क्या कर रहे हैं, ये फ्रंट पेज लगा रहे हैं और एडिटिंग कर कर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए ये आपका ये जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में से हो सकता है 1 या 2 प्रश्न आए, लेकिन टोटल प्रश्न नहीं आएंगे। आप किसी के बहकावे में ना आए। अब मैं आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताता हूं जो 100% वार्षिक परीक्षा में आएंगे। आप इन्हें ही कंप्लीट कीजिएगा जो मैं अब आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। पहला प्रश्न है आपका, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ भी है। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत यानी निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और इनकी ये परिभाषा है। वैसे इस पाठ से आपका 2 अंक का प्रश्न है तो आप इतना लिख दीजिएगा भले ही, पर यदि व्यक्तिगत संसाधन की परिभाषा पूछ ले आपको तो थोड़ा थोड़ा आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है सामुदायिक संसाधन और इसके बाद में है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय को करिएगा। संभावी संसाधन किसे कहते हैं, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, भंडार संसाधन किसे कहते हैं, संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। तो इनकी परिभाषा यही सिर्फ आपसे पूछेगा, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा आप। यहाँ है विकसित संसाधन, इसके बाद में है आपका भंडार और संचित कोष। संसाधन के संरक्षण करने के उपाय बताइए, यानी संसाधनों का संरक्षण किस तरह किया जा सकता है, ठीक है, और या इसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। यहाँ प्रश्न भी आपका आ जाए, संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, तो आप बढ़िया तरीके से इसका आंसर यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो इसको एजेंडा 21 क्या है, इसे अच्छे से बढ़िया से याद करिएगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। भूमि निम्नीकरण क्या है, भूमि निम्नीकरण के कारण, भूमि निम्नीकरण को संरक्षण करने के उपाय। 100% यह प्रश्न तो आपका आएगा। और यहाँ 2 नंबर में आ सकता है अपर्दन किसे कहते हैं, तो देखिए मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। पवन अपर्दन, पवन अपर्दन के बाद में यहाँ से आपकी छोटी छोटी परिभाषा है, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जातियाँ, और इसके बाद में सुमेघ जातियाँ, दुर्बल जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, इसके बाद में लुप्त जातियाँ। ये छोटी छोटी परिभाषा है, इनमें से एक परिभाषा है 100% आपकी परीक्षा में हर वर्ष पूछी भी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपकी यहाँ से छोटी परिभाषा है फिर से, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो देखिए यहाँ पर है आरक्षित वन, रक्षित वन किसे कहते हैं, इस तरह से पूछ सकता है। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर MM लिखा है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से करिएगा। फिर यहाँ से 5, 6, 7 और 8 बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, जिसमें ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप रबी और खरीफ की फसल में अंतर अच्छे से निशान लगा लीजिएगा अपनी प्रश्न बैंक में, या फिर आपने जो आपकी फेयर कॉपी बनाई है या फिर नहीं उपलब्ध है तो इसी में से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। इसके बाद में हमें खनिजों का संरक्षण करने की क्यों आवश्यकता है, और लौह और अलोह खनिज के बारे में बताइएगा। और इसके बाद में है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर।
ठीक है। कौन से खनिज दंतमंजन में सहायक होते हैं? भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। फिर यहाँ एक मानचित्र आपका 100% आना ही है। इसके बाद में यहाँ दूसरा मानचित्र और इसके बाद में यहाँ तीसरा मानचित्र का फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखिए ऊपर वाला तो कोई नाम लिखा भी नहीं है, यहाँ तक ले लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? यह तो महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ हर साल ही पूछा जाता है। और छोटा नागपुर का पठार पर लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित हो गया है? इसके बाद में आगे हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और भारत में वस्त्र उद्योग तथा लोहा इस्पात उद्योगों की तुलना कीजिए। ठीक है, इसके बाद में है आपका उद्योगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, या उद्योगों को का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। और इनके वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि मैंने अलग अलग वीडियो को इनको अच्छे से समझाया भी है। इसके बाद में रोलेट एक्ट क्या था और बहिष्कार का क्या अर्थ है? यहाँ पर फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी और साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, और यहाँ से एक अपना ये प्रश्न रह गया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? और यहाँ से भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध क्यों करते थे? और इसका जो आंसर है शेष, वहाँ शेष आंसर आपका यहाँ तक है। यहाँ से ठीक है। इसके बाद में पूना एक्ट क्या था, स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और इनमें से जो प्रश्न आपको याद आप अच्छे से कर सकते हैं उन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न आपके आने हैं। किसी के बहकाव में ना आना है आपको, क्योंकि अच्छे से तैयारी करेंगे तभी जाकर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जो लोग कह रहे हैं कि 20-25 प्रश्न बता देते हैं और कहते हैं कि इनमें से वार्षिक पेपर आएगा, तो भैया उसमें से वार्षिक पेपर आपका आना नहीं है। और यदि ऐसा रियल में होता कि 20 क्वेश्चन बताने के बाद वहाँ 20 ही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आ जाते, तो कोई साल भर पढ़ाई नहीं कर। यहाँ से आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न करिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं ये। इन प्रश्नों में से दो, देखिए छोटे प्रश्न क्या है, 2 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। इसके बाद में यहाँ से कीजिएगा 9वां और 10वां प्रश्न। इसके बाद में यहाँ से ये ब्रिटेन की महिला वाला, और चौथा और 5वां, और यहाँ से आप ये करिएगा 7वां। यहाँ इसका आंसर है 9वां, 10वां और 11वां। यहाँ से कर लीजिएगा आप अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से छोटी छोटी परिभाषाएं देखिए 2-2 नंबर में आएगी, और मैं आपका सीरियल बाय सीरियल पार्ट के बाद में पैटर्न के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, जिस पार्ट में से 2 अंक का आएगा मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ वहाँ से, और जिस पार्ट से 4 अंक का आएगा वहाँ पर बड़ा प्रश्न रहेगा आपका। इसके बाद में फिर आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। यहाँ तो ये परिभाषाएं ऐसी है जिनको आप 1 बार या 2 बार पढ़ेंगे जिसमें अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में है राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक दल के गुण, और क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ से चौथा, 5वां, छठे के बाद में आपका यहाँ से ये अंतर क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर। इसके बाद में आपका लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका की चर्चा। बढ़िया से कर लीजिएगा। देखिए ये निशान इस तरह के लगाए गए, इनमें से आपको इतना ही याद करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसमें मध्यस्थता की हेडिंग में आपको यहाँ से यहाँ तक कार्य करते हैं तक, और आलोचना में आपको प्रजातंत्री शासन में बहुमत प्राप्त दल अपनी सरकार बनाता है। बस इतने छोटे छोटे आपको करना है, मैंने निशान भी लगा दिए इसमें। ठीक है, इसके बाद में आपको राजनीतिक दल
लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये अपन आप लिख दीजिएगा, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जैसा कि निम्न बातों से स्पष्ट है। राजनीतिक दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, बस इतना लिख दिया। दूसरा आप यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से आप इनको कर लीजिएगा। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में एक चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की स्पष्ट कीजिएगा। सांप्रदायिकता का के मुख्य कारण। फिर इसके बाद में यहाँ से चौथा प्रश्न, और यहाँ भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं भी 5 तत्वों, 5 की जगह पर आपका 4 आएगा। ठीक है, अब 4 अंक से बड़ा प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इन्हें छोटे छोटे कर लीजिएगा। और आप नहीं भी कर पा रहे तो चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ अभी तो आपको इन प्रश्नों को ही बता रहा हूँ, आंसर में अच्छे से आपको कंप्लीट करवाना शाम से ही शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप जल्द इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, निशान लगाकर तैयार रहिएगा। इसके बाद में अगला है, प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय, और क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। अब यहाँ से आपकी 2-2 नंबर की परिभाषाएं प्रारंभ हो गई है। तो देखिए, वस्तु विनिमय क्या है, तो सिंपल सी बात है, वस्तु विनिमय का मतलब है अदला बदली करना। तो कैसे करेंगे, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इन्हें पढ़िएगा, जिसमें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाद में एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए, यहाँ भी आता है। अगला है मुद्रा के कार्य। देखिए, इसमें खाली सिर्फ हेडिंग करनी है आपको, 2 नंबर का पैटर्न है, तो आपको सिर्फ हेडिंग करनी है, वो भी 2। तो लिख दीजिएगा विनिमय का माध्यम नंबर 1, दूसरा लिख दीजिएगा मूल्य मापक या मूल्य संचय का आधार, बस इतने से लिखना है आपको, और इस तरह से निशान लगा दीजिएगा पूर्ण विराम का। फिर अब यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, छोटी छोटी परिभाषा है, मैंने जैसा कि बोल ही दिया आपको कि 1 या 2 बार पढ़ेंगे आप इन्हें, जिसमें आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप लघुत्तरी में ये प्रश्न करिएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों को में स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार क्या है। इसके बाद में यहाँ से वापस आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये अगले अध्याय की है, आपकी अंतिम अध्याय। और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और लघुत्तरी में देखिए, एम मैंने जहाँ पर निशान लगा दिया उन्हें आपको अच्छे से करना है। इस पार्ट से 2 अंक का भी आएगा और 4 अंक का भी आएगा। फिर इसके बाद में उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताए और प्रत्येक अधिकारों की कुछ पंक्तियाँ लिखे। तो मतलब उपभोक्ता के अधिकार पूछेगा आपसे प्रश्न, खाली इतना सा रहेगा, उपभोक्ता के अधिकारों को बताइए 4 नंबर में। तो यहाँ इसका 1 पॉइंट हो गया है। फिर इसके बाद में यहाँ से दूसरा है, देखिए यहाँ निशान भी लगा हुआ है, यहाँ तक ही करना है आपको, हेडिंग के अंदर है, हेडिंग कर लेना है और हेडिंग के अंदर यहाँ तक करना है, मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से करिएगा, आपको अधिक अंक प्राप्त कराना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर कोई झूठी या अफवाह चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी कि जो परीक्षा में आती नहीं है। ये अगला है, उपभोक्ता शोषण को शोषण से बचाने के कोई 5 उपाय। तो यहाँ से कर लीजिएगा, पहला रसीद प्राप्त करना, मान्य नहीं करते वस्तुओं का क्रय, उपभोक्ता शिक्षा, और इसके बाद में विज्ञापनों के बहकाव में ना आना, और आगे खराब होने की तिथि जांच कर लेना। और अगला ये अंतिम प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट। तो आज मैंने